अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या जो स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। जो ये स्टैंडर्ड है, इसका जो फोकस है या जो जिस पे ये बना है, ये आपकी हम हर स्टैंडर्ड में जैसे कि IS 16 हो गया, IS 40 हो गया, IS 38 हो गया, ऐसे काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर हम एसेट वगैरह, एसेट हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, कोई लायबिलिटी हो गई, हम उन स्टैंडर्ड्स में एसेट जो भी चीज़ें हैं उसकी हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो पहले हुआ क्या करता था, इस स्टैंडर्ड आने से पहले हुआ ये करता था कि हर स्टैंडर्ड अपने रूल बताता था कि किस तरह फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसकी वजह से ये होता था कि हर स्टैंडर्ड की वजह से एक इनकंसिस्टेंसी हुआ करती थी कि हर स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भाई आप इस तरीके से फेयर वैल्यू निकालें, आप इस तरीके से फेयर वैल्यू निकालें। तो इसकी वजह से काफ़ी मैनिपुलेशन भी होती थी, काफ़ी फ्रॉड्स, काफ़ी इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो इसके बाद एक स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसाइड किया कि एक ऐसा स्टैंडर्ड निकाल दे जिससे एक एक तरीका बन जाए, जैसे कि एक स्टैंडर्ड इटसेल्फ बन जाए, ताकि एक कंसिस्टेंसी आ जाए फेयर वैल्यू निकालने में, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए, एक इम्प्रूवमेंट आ जाए, ताकि जो जो स्टैंडर्ड में यूज़ हो रही है आपकी फेयर वैल्यू, उसके अंदर सब में कंसिस्टेंसी हो, ताकि हर किसी को एक एक दफ़ा में तरीका समझ आ जाए कि हमें हर चीज़ के लिए जो जिसके अंदर फेयर वैल्यू निकालनी है उसके लिए किस तरह फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था कि भाई एक सिंगल सोर्स ऑफ गाइडेंस मिल जाए, ताकि फेयर वैल्यू जो भी फेयर वैल्यू है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक कंसिस्टेंसी हो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम IS 16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर उसके अंदर दो मॉडल हुआ करते थे। जैसे एक कॉस्ट हुआ करता था, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल के अगर हम यूज़ कर रहे होते थे, हम प्रॉपर्टी की या जो भी मशीन वगैरह होती थी हम उसकी मार्केट में जो वैल्यू, डेट इज फेयर वैल्यू, हम यूज़ कर रहे होते। इसी तरह IS 38 के अंदर यूज़ हो रही होती थी, और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हमारा। इसी तरीके से काफ़ी 20 स्टैंडर्ड्स इस तरीके से हैं जिसके अंदर फेयर वैल्यू डिटरमाइन हो रही होती थी। एक और स्टैंडर्ड है जैसे कि हमारा IFRS 3 है, बिजनेस कम्बाइनेशन, जिसके अंदर हम कोई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं तो पूरी कंपनी की हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एक स्कोप है, अब इसका स्कोप है कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स पे नहीं लगता। जो कि एक आता है, एक IFRS 2 जिसको हम कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, और एक हमारा है IFRS 16 जो कि है लीजेस का चैप्टर या लीजेस का स्टैंडर्ड। इनके अपने रूल्स हैं एसेट्स के लिए जो भी वैल्यू निकाल रहे होंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया, हाँ, IFRS 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट, और एक है हमारा IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड, जिसके अपने रूल्स हैं। जो भी इसके अंदर, जैसे कि IFRS 2 में शेयर की वैल्यू किस तरह निकालनी है, लीजेस के अंदर कोई एसेट है, वो उनके अपने रूल्स हैं, हमें उसको फिर देखना होगा। अच्छा, अब फेयर वैल्यू की डेफिनेशन, मैं फेयर वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि आप, मैं कहूँगा, याद याद कर ले, क्योंकि काफ़ी जगह जब हम यूज़ कर रहे होते हैं या कोई आंसर्स लिख रहे होते हैं तो उसमें कभी कभार होता है कि हमें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट or paid to transfer a liability in an orderly transaction.
अच्छा, अब कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि इसका फर्दर मीनिंग्स हैं वो आपको पता लग जाए। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, between market participants at a measurement date, at the measurement date। एक आपका ये अंडरलाइन हो गया। तो क्या, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट। अच्छा, अब इसके अंदर बात यह कि सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो लोग हैं जिनके पास उस एसेट की, जो भी आप एसेट बेच रहे हो या अपनी कोई ट्रांसफर कर रहे हो लाइबिलिटी को, तो कोई मार्केट पार्टिसिपेंट वो ऐसे लोग हैं जिनको उस एसेट की या उस लाइबिलिटी की नॉलेज है। उनको पता है कि भाई वो क्या चीज़ है, जो भी आप, चाहे वो एसेट हो या चाहे वो लाइबिलिटी हो, उसकी उस उन चीज़ों की उस मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि थर्ड पार्टी है उनके पास पूरी पूरी नॉलेज है। मतलब ये नहीं कि आप एक अननोन, मतलब अननॉलेजेबल पर्सन को कोई चीज़ बेच रहे हो, उसको फिर वो कम करके या ज़्यादा करके बेच रहे हो, वो फुली नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुड बी नॉलेजेबल, मतलब उनको उस एसेट या जो भी है उसकी पूरी पूरी नॉलेज है। अच्छा, अब जब हम प्राइस डिटरमाइन, कभी भी जिस चीज़ की, जैसे कोई एसेट हो या लाइबिलिटी की, जब उनकी फेयर वैल्यू या मार्केट के अंदर उसकी प्राइस देखने जा रहे हो या उसकी प्राइस निकालने जा रहे हो, तो हमें कुछ चीज़ों को इनटू टेक अकाउंट करना, मतलब हमें उन कुछ फैक्टर्स को अकाउंट में लेने होते हैं। मतलब हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि ये चीज़ें हैं जब हम कोई भी किसी चीज़ की प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन प्राइसिंग एन एसेट, व्हेन प्राइसिंग एन एसेट और अ लाइबिलिटी, वी शुड टेक इनटू अकाउंट, वी शुड टेक इनटू अकाउंट तीन चीज़ें हैं, जैसे कि ये तीनों चीज़ों का मद्देनज़र रखना होगा। कंडीशन, लोकेशन और रिस्ट्रिक्शंस और ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़। अच्छा, अब जैसे कि आपके पास कोई एसेट है जिसकी वैल्यू थी 20 साल, 10 साल उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है। अब आप जब मार्केट में जाओगे बेचने के लिए, तो आप यही देखोगे ना कि भाई मार्केट में ऐसी ही कोई एसेट जो 10 साल, जिसकी डेप्रिसिएशन 10 साल यूज़ हो गया है, वो कितने वैल्यू में बिका है। जाहिर है आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे ना। ये तो नहीं कि भाई आज आपने जो 10 साल पुरानी मशीन आप बेचने जा रहे हो, आप उसकी नया वर्जन जो कि बिल्कुल न्यू मार्केट में अवेलेबल, उसकी वैल्यू देख रहे होगे। बिल्कुल ये तो नहीं होगा ना। बिल्कुल जो आपकी एसेट से सेम कैरेक्टरिस्टिक से सेम लाइफ उसकी जो रहती होगी उसके साथ ही आप कंपेयर करोगे। सिमिलरली जैसे आपके पास कोई घर है, भले फिर वो जैसे कि आपका कोई PCHS हमारे इधर कराची के अंदर आपका घर है, एक 400 गज का है। सही, अब 400 गज का और एक और सामने 400 गज का है, लेकिन आपका जो घर है वो 50 साल पुराना है और जो वो सामने वाला 400 गज का घर है वो 10 साल पुराना है। अब आपकी जाहिर है प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से बनी हुई है, तो वो एक तो पुरानी भी हो गई होंगी, इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस के भी इश्यूज होंगे। जब बजाय उसके, मतलब जो सामने वाली प्रॉपर्टी है जो कि अभी बनी है बिल्कुल न्यू है, जाहिर है दोनों की वैल्यू में फ़र्क होगा। सिमिलरली अब लोकेशन है, अब जैसे कि आपके पास PCHS के अंदर 400 गज का प्लॉट है और एक बंदे के पास जौहर के अंदर 400 गज का प्लॉट है, तो भाई जब एरिया डिफरेंस है, एरिया का फ़र्क है, तो वैल्यू के अंदर भी फ़र्क होगा। ये तो नहीं कहेंगे ना भाई वहाँ 5 करोड़ का तो मेरा भी ये 5 करोड़ का है, तो लोकेशन भी मैटर करती है। सिमिलरली अब रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़, अब जैसे कि आपके पास एक और आपसी प्लॉट की एग्जांपल है, एक बंदे के पास 400 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट है और एक बंदे के पास 400 गज का कमर्शियल प्लॉट है। अब जाहिर है आप रेजिडेंशियल प्लॉट पे कोई 10 फ्लोर की तो बिल्डिंग नहीं बना सकते ना। हाँ, कमर्शियल पे बना सकते हो क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर अलाउ है, परमिशन है। अगर आपके पास रेजिडेंशियल के ऊपर परमिशन होती
ओ, अगर आपके पास क्या कहते हैं रेजिडेंशियल, मतलब आपके पास वो कमर्शियल होता है तो आप इस पे बना सकते हैं। अगर आपके ऊपर एक लिमिटेशन है, आपके पास एक लीगल आप पे एक पाबंदी है कि भाई आप रेजिडेंशियल पे इतनी ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो आपके एसेट पे एक रिस्ट्रिक्शन है, उसके यूज पे एक रिस्ट्रिक्शन है। तो कुछ चीज़ें हमें टेक इन अकाउंट फॉर करनी होती है जब हम किसी भी एसेट की या किसी भी लाइबिलिटी की प्राइसिंग या फेयर वैल्यू या जो भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज मैंने क्या मार्क करवाई थी उसके अंदर, वो थी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा जब भी हम कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी, अब चाहे एसेट बेच रहे हो या कोई ट्रांसफर कर रहे हो लाइबिलिटी को, मार्केट पार्टिसिपेंट को एक वो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मतलब कि कोई ऐसी सेल नहीं हो कि जैसे कि कोई बंदे को हम फोर्स सेल नहीं हो रही हो, मतलब वो किसी के गन पॉइंट हम बोल रहे हैं भाई तुम्हें ये एसिड लेना पड़ेगा वरना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, मतलब उसको कोई उसके ऊपर कोई फोर्स, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो फ्री विल से अपनी मर्जी से अपनी मतलब डिसीजन से वो चीज़ ले रहा हो या जो भी कर रहा हो, मतलब उस पर कोई भी किसी तरीके से फोर्स नहीं है, मतलब उस पर किसी तरीके से दबाव नहीं होना चाहिए। एक तो बात ये आ गई। अब दूसरी के भाई कोई जैसे बंदा है उसके पास कोई घर है, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो समझे 1 करोड़ रुपए, लेकिन आज उसको इमरजेंसी हो गई है तो बोल रहा है मैं आज के आज इसको 60 लाख के अंदर कैश पे बेचना चाहता हूँ। उस घर की वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन आपने उसको 60 लाख में बेचने, तो भाई फेयर वैल्यू तो उसकी 1 करोड़ है ना, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना उसकी फेयर वैल्यू 60 लाख है। तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी अर्जेंसी के अंदर अगर बेच रहा हो तो वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी। जो उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में जो चल रही होगी जैसे कि 1 करोड़ रुपए, तो वो ही उसकी फेयर वैल्यू नहीं, ये नहीं कि आपने 60 लाख रुपए पे कर दिए तो वो बस की फेयर वैल्यू है। इसी तरह कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई जाहिर है कोई अगर रिश्तेदार में हम कोई चीज़ अपनी बेचे शायद हम उसको कम वैल्यू पे बजाय मार्केट में अगर कोई चीज़ 10,000 की हम शायद अपने रिलेटेड पार्टी को 8,000 की देते तो उसकी जो मार्केट वैल्यू वो 10,000 ही होगी, 8,000 नहीं होगी। इसी तरह ये चीज़ भी हमें अकाउंट फॉर करनी होगी। और वही पार्टी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एसेट या जो भी चीज़ है। तो हम ये बात लिख देते कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट फोर्स टू आर नॉट फोर्स इनटू ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ये बात आ गई आपके पास। सिमिलरली दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कैश शॉर्टेज, मतलब कोई अर्जेंसी सेल ना हो। मैं लिख देता हूँ उसमें अर्जेंसी सेल ना हो। इसी तरह कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो। ज़ाहिर है मैंने आपको एग्जांपल दी कि शायद हम उसको कम वैल्यू पे दे दे, इस तरह के से कुछ भी हो। ठीक है, जो मेन मैसेज है आईफरस 13 का वो उसका ये है कि ये भाई फेयर वैल्यू मॉडल, ये जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, हमेशा फेयर वैल्यू मेजरमेंट शुड प्रोमोट मार्केट बेस फैक्टर, प्रोमोट मार्केट बेस फैक्टर्स। तो मैंने क्योंकि हमने अब ये पीछे चीज़ें पढ़ी कि भाई वो कंडीशन देख रहा है, वो लोकेशन देख रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन देख रहा है, इसी तरह वो ये कह रहा है कि वो फोर्स सेल नहीं हो, कोई अर्जेंसी में सेल नहीं हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो। वो ये देख रहा है कि आप हर चीज़ के अंदर मार्केट में जो वैल्यू देख रहे हो, मार्केट के अंदर जो वैल्यू चल रही हो, आप वो ही वैल्यू ले। ये ना हो कि भाई आप जो खुद चाह रहे हैं या खुद किसी आपको फायदे में मिल जाए, कोई ऐसी वैल्यू ना हो, मतलब वो एंटिटी बेस फैक्टर को डिस्करेज कर रहा है, वो मार्केट बेस फैक्टर्स को प्रमोट कर रहा है और एंटिटी बेस फैक्टर्स को वो डिस्करेज कर रहा है। तो ये लिख देता हूँ, डिस्करेज एंटिटी बेस फैक्टर्स। इसी तरह जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये कि
किसी ने कोई कोई घर है, अब आपके पास, आपने एक घर को आगे एक ट्रस्ट को भेज, मतलब फ्री में ट्रस्ट को दे दिया, लेकिन आपने उसको कहा कि इस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ आप ऑर्फेनेज जो पीपल होते हैं उनको ही रखेंगे, आप सिर्फ एक इसका ये यूज़ रखेंगे, ठीक है। अब आपने उसको ये कंडीशन बता दी है। अब वो आगे जो ट्रस्ट है वो सिर्फ अगर उसको बेचना भी चाहे ना तो वो आगे सिर्फ ऑर्फनेज इसी तरह के आगे चीज़ को बेच देगा, मतलब इसी सामने एक और ट्रस्ट को बेच देगा, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि भाई ये सिर्फ ऑर्फनेज हाउस ही बनेगा, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना अब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस पर एक कंडीशन, एक लिमिटेशन लगा दी है कि भाई ये सिर्फ हाउस ऑर्फनेजेस के लिए ही रहेगा। तो अब ये एंटिटी बेस्ड फैक्टर हो गया, आपने एक लिमिटेशन उस पर लगा दी है, सिर्फ मार्केट का रूल नहीं है, एक बंदे ने जो उसकी मर्जी थी उसने वो दिखा दी, उसने बता दिया। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी लिमिटेशन को ये डिस्करेज करता है कि फेयर वैल्यू कहता है कि भाई हमें मॉडल कहता है, IFRS 13 कहता है कि ये जो जब भी फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जब भी हम डिटरमाइन कर रहे हो किसी भी फेयर वैल्यू को, तो हम सिर्फ मार्केट बेस्ड फैक्टर्स को ही प्रमोट करेंगे। अच्छा, अब मार्केट बेस्ड फैक्टर्स, अब मार्केट बेस्ड फैक्टर्स में हम जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम ऑब्जर्वेबल प्राइस को देख रहे होंगे। ऑब्जर्वेबल प्राइस हमने IFRS 13 के अंदर भी, IFRS 15 के अंदर भी पढ़ा था कि जो मार्केट के अंदर हो, जो मार्केट के अंदर से हमें प्राइस मिल जाए जो कि आपको एक्टिव मार्केट से मिलेगी। ऐसी प्राइस मतलब जहां रोज के रोज बल्क के अंदर बहुत हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हो, वहां से आपको प्राइस जो कि ऑब्जर्वेबल प्राइस होगी वो आपको एक एक्टिव मार्केट से मिल जाएगी। एक्टिव मार्केट वो मार्केट है जहां ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली अकर हो रही हो, बहुत फ्रीक्वेंटली अकर हो रही हो। अच्छा, अब IFRS 13 ने कुछ अप्रोचेस बताई हैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब वो चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, कुछ अप्रोचेस बताई हैं, फेयर वैल्यू अप्रोचेस, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो एसेट हो चाहे फिर वो लायबिलिटी हो। पहला जो अप्रोच है वो है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच वो कहती है, मतलब आपके पास कोई एक्टिव मार्केट के अंदर ही, कोई एक्टिव मार्केट के अंदर ही आपको ट्रांजैक्शंस होती हुई मिल जाए, जैसे कि सेम प्रोडक्ट हो, कोई जैसे कि मोबाइल है, अब आपको मोबाइल में ही उसी न्यू मोबाइल की मार्केट के अंदर से एक वैल्यू मिल जाएगी कि नए, आपके पास एक नया आपने मोबाइल ले लिया, जैसे कि S20 आपने आज मोबाइल ले लिया, एक न्यू बॉक्स पैक है, अब आपको शायद किसी ने गिफ्ट दे दिया हो, कुछ भी, अब आपको जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या, आप मार्केट के अंदर ही ये ही मॉडल जाके आप पूछ लेंगे मार्केट के अंदर कि भाई इसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह शेयर्स होते हैं, अब शेयर्स भी सिमिलर आइडेंटिकल शेयर्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो उनकी मार्केट आपको उनकी वैल्यू आपको मार्केट से पता लग जाएगी। अगर अच्छा, अब ये हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमेशा मार्केट अप्रोच पे होना चाहिए। अगर मार्केट अप्रोच नहीं है तो फिर आप जाएंगे कॉस्ट अप्रोच पे। अच्छा, अब कॉस्ट अप्रोच क्या होता है? कॉस्ट अप्रोच होता है जैसे कि कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई, हमारे पास एसेट था 10 साल पुराना, अब जाहिर है वो एसेट आज तो अवेलेबल नहीं होगा, कोई इसका रिप्लेसमेंट आ गई होगी, तो हमें वो एसेट अगर बदलना है तो उसकी क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर होगी, तो वो एक कॉस्ट अप्रोच पे आ जाता है। जैसे कि आपके पास एक 10 साल पुराना एसेट है, वो डेप्रिशिएट हो चुका है, तो अब आपको देखना है अब उसकी क्या कॉस्ट मार्केट में चल रही, तो अगर वैसे ही सिमिलर एसेट नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट आ गया या कोई इसकी नया वर्जन आ गया, तो फिर आप उसको 10 साल पे डेप्रिशिएट करके जो उसकी अब वैल्यू बन रही होगी वो फिर आप अपने एसेट की तकरीबन समझ सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। तो इसको या तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं या डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और फिर ये आपका सेकंड, ये आपकी अब थर्ड, ये होती है इनकम अप्रोच। अगर आपको कुछ भी मार्केट से, जैसे कि एक बंदे की हमारी एक कोई फैक्ट्री है, सही है,
अब फैक्ट्री ज़ाहिर है, हर फैक्ट्री एक अलग तरीके से, अलग नक्शे पे, अलग रीज़न से बनी हुई होगी। अब आपकी एक सैमसंग की मोबाइल फैक्ट्री, अब वैसी ही हाँ और कंपनीज होगी, लेकिन कोई बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल बिल्कुल आपके ही एरिया पे, जितनी आपका शेयर है, जितनी आपकी मार्केट है, जितनी आपकी बड़ी फैक्ट्री ज़ाहिर है, उतनी तो हर किसी की नहीं होगी। तो अब अगर आपको वैल्यू मार्केट से या कॉस्ट अप्रोच से नहीं मिल रही हो, तो आप अपना देखेंगे कि भाई आप कितना आपका पोटेंशियल है कमाने का, जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उस कंपनी से, जो भी आपकी फैक्ट्री है उससे जो आप अर्न कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फोरकास्ट। जो भी होगा ये प्रेजेंट वैल्यू में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। तो अब हमने इसमें एक तो इसकी लॉन्च होने का रीज़न समझ लिया, किस स्टैंडर्ड को किस स्टैंडर्ड में यूज़ हो रहा है, कौन सा किस स्टैंडर्ड में यूज़ नहीं हो रहा वो समझ लिया। इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली कि उसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, क्या चीज़ें हमें टेक इनटू अकाउंट करनी होगी, जैसे कि कंडीशन, लोकेशन, रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। हमने ये समझ लिया कि भाई वो कोई भी फोर्स सेल, कोई भी इस तरीके की सेल नहीं होना चाहिए। कुछ हमने इसके अंदर अप्रोचेस सीख ली। प्रोमोट कौन से फैक्टर, मार्केट बेस्ड फैक्टर जो प्रोमोट कर रहा है, फेयर वैल्यू हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने किस फैक्टर्स को ये डिस्करेज करता है, मार्केट, एक्टिव मार्केट क्या होती है जहाँ फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रही है, ये चीज़ें हमने सब देख ली हैं इसके अंदर। तो हम इतना सब कुछ हम पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी अब फेयर वैल्यू अप्रोच ले रहा हो, जो भी हम डिटरमाइन करते हुए फेयर वैल्यू अप्रोच ले रहे हो, हमेशा हमारा जो एम होगा, हमेशा जो हमारा एम होगा वो ये होगा कि जो प्राइस एस्टिमेट हो, जब भी हम मतलब किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को, कोई भी, चाहे फिर वो एसेट ट्रांसफ़र हो रहा हो या लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, हमेशा उसका जो एम होगा कि वो मार्केट बेस और मार्केट पार्टिसिपेंट के दरमियान ही होना चाहिए। हम एंटिटी बेस फैक्टर पे ना हो, हम मार्केट बेस फैक्टर्स पे हमेशा फोकस हो, हमारा एम मार्केट बेस फैक्टर्स पे होना चाहिए। अच्छा, अब एक डायग्राम बना के अब हमें कुछ चीज़ें समझनी है। कुछ फेयर वैल्यू किस तरह डिटरमाइन होगी, कौन सा लेवल होगा, ये सब चीज़ें हमें समझने की हैं। थोड़ी डायग्राम शायद उल्टी सीधी बन जाए, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। एक कहाँ गया, ये ट्रायंगल बना देते हैं हम, थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल होगा। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा नीचे टेढ़ा हो गया। अब ये हम इसको लेवल 1, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये अजीब सा थोड़ा लेवल 3 है। अच्छा, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हुए हमें कुछ लेवल देखने होंगे। हमारी हमेशा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो फर्स्ट लेवल 1 की होना चाहिए। लेवल 1 अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लेवल 2 पे जाएंगे, और अगर लेवल 2 अवेलेबल नहीं है तो फिर मजबूरन हमें लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब लेवल 1 कहता है कि भाई अगर उस एसेट, उस लाइबिलिटी की कोटेड प्राइस अवेलेबल है, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, कोटेड प्राइस आर अवेलेबल फॉर आइडेंटिकल एसेट्स, या फिर वो लाइबिलिटी जो भी हो सकती है इन एक्टिव मार्केट, इन एक्टिव मार्केट। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो देखेंगे कि भाई जो हम एसेट बेचना चाह रहे हैं उस सेम बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे ही एसेट की कोई एक्टिव मार्केट है।
या नहीं, वो एक्टिव मार्केट में बिकता है कि नहीं। अगर तो वो आइडेंटिकल वैसा ही एसेट एक्टिव मार्केट में बिकता है जो कि हमारे पास है, तो हम वो वैल्यू ले सकते हैं। वो वैल्यू हमारी जो लेने की वो ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल इसकी जैसे कि आ गई शेयर्स की। अब जाहिर है शेयर्स के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आएगी ना। अगर एक सीमेंट फैक्ट्री का जैसे कि फौजी सीमेंट है, उसका जो शेयर है वो उस आज 10 रुपये का हमने लिया है, तो सामने वाला भी जो दूसरा ले रहा होगा वो भी 10 रुपये पे ही ले रहा होगा ना। शेयर्स की वैल्यू तो हमारे लिए अलग और उसके लिए तो अलग नहीं होगी। तो बिल्कुल शेयर आइडेंटिकल होता है, उसकी वो ही मार्केट दूसरे वाले बंदे के लिए हो। तो वो हमारी जो प्रायोरिटी आ गई पहली लेवल 1 की ये होगी कि भाई हम जो एसेट बेचना चाह रहे हैं वैसे ही आइडेंटिकल एसेट बिक रहा हो एक्टिव मार्केट के अंदर। लेवल 1 हमने देख लिया ये। अब लेवल 2 बोलता है ऑब्जर्वेबल प्राइसेस, मतलब हमें एक्टिव मार्केट से ही देखना है। हाँ, अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस जो कि लेवल 1 में अवेलेबल नहीं, मतलब वो एक्टिव मार्केट में अवेलेबल ना हो। अब इसके अंदर 2 सिनेरियोज है जो कि हमें फोकस करने। पहला ये कि भाई, अच्छा यहाँ तक ये ख़त्म कर दूँ, कोटेड प्राइसेस अवेलेबल हो, मतलब एक्टिव मार्केट में ये अवेलेबल होंगे, सही है, लेकिन ये सिमिलर एसेट होंगे, मिलते जुलते एसेट्स होंगे, ये आइडेंटिकल एसेट नहीं होंगे। फिर चाहे वो एक्टिव मार्केट के अंदर है, ज़ाहिर उनकी मार्केट है, बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये सिमिलर एसेट्स हैं, ये आइडेंटिकल एसेट्स नहीं है। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी की ही एक एग्जांपल दी थी। आपके पास एक प्लॉट है, सही है, वो प्लॉट PCHS के अंदर है, ठीक है, PCHS के अंदर है। अच्छा, अब आपका भी 400 गज का है, और जो एक समझे 1 हफ्ते पहले बिका था वो भी 400 गज का है, लेकिन वो प्लॉट है कॉर्नर का। उसके पास आपके कॉर्नर का प्लॉट है। अब अगर जिसको रियल एस्टेट के बारे में पता हो, तो कॉर्नर प्लॉट की मार्केट आपके बीच वाले या जो भी, अब कॉर्नर से पहला हो या कॉर्नर का बीच का हो या जो भी हो, अगर ये प्लॉट बीच का है और ये कॉर्नर का है, इनके अंदर मार्केट की वेरिएशन होगी। कॉर्नर वाले प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उसके आपको एक एक्स्ट्रा लैंड इस तरह की समथिंग कुछ मिल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई केस या सिनेरियो नहीं होता, तो इसकी वैल्यू इससे वेरी कर रही होगी। अच्छा, कॉर्नर की वैल्यू जो भी कॉर्नर की प्लॉट है वो कॉर्नर प्लॉट की वैल्यू वेरी कर रही होगी। इसी तरह आपके पास एक सेम एग्जांपल है, 400 गज का प्लॉट है, वो बिल्कुल न्यू रेनोवेटेड है, और एक पिछले ही हफ्ते एक 400 गज का प्लॉट या जो भी घर बिका है, लेकिन वो उसकी 20 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद उसके आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल है, जो नया बना हुआ है उसके अंदर स्विमिंग पूल नहीं है। उसके अंदर 3 रूम बड़े करे, आपने 4 रूम कुछ करके बना दिए। तो हर घर के अंदर कुछ वेरिएशन, कुछ डिज़ाइन के अंदर, कुछ स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन होती है, जिसकी जाहिर है हर कस्टमर वैल्यू देने को तैयार होता है। कुछ नहीं, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ ना पसंद हो, तो हर चीज़ की वैल्यू वेरी कर रही होती है। जाहिर है सिमिलर एसेट है, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं बने हुए होंगे कोई भी घर, तो ये सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो इनकी वैल्यू डिफर कर रही होगी। अब हम ये कर सकते हैं कि भाई जो पिछला साल हो, जो पिछले वीक जो प्लॉट है, जो भी घर बिका है, हम उसकी वैल्यू ले ले। अगर आपका घर उससे कुछ बेहतर बना हुआ है तो आप कुछ अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ वैल्यू अपनी ऐड कर देंगे। अगर कुछ पुराना है तो कुछ वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। लेकिन अब बात यही होती है, क्योंकि लेवल 1 हमेशा प्रायोरिटी हमारी इसलिए होती है, इसके अंदर कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल, कोई मैन इनपुट, कोई हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा इनपुट नहीं आ रहा था। अब इसके अंदर जाहिर है कुछ एडजस्टमेंट आ रही होगी, जाहिर है कुछ जब एडजस्टमेंट आ रही होगी तो फ्रॉड होने का, मैनिपुलेशन का कुछ रिस्क आ जाता है, इसीलिए हमारी प्रायोरिटी लेवल 1 होती है। तो एक एग्जांपल आपके पास ये आ गई कि कोटेड प्राइस और सिमिलर एसेट है इसके अंदर। और एक और बात यही कि भाई आपके पास
कोटेड प्राइस अवेलेबल है, कोटेड प्राइस अवेलेबल है फॉर आइडेंटिकल एसेट्स बट इन लेस एक्टिव मार्केट। अब ये मार्केट लेस एक्टिव है, ठीक है, तो यही बात आपको कंसिडर करनी होगी। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो हमने रियल एस्टेट की पढ़ी, रियल एस्टेट की, या फिर हाँ एक और एग्जांपल है काउस गोट्स। हाँ, अब दो गायें हैं या दो बकरे हैं, कुछ भी है, अब उनकी अगर नस्लों में फ़र्क होता है, जो जिसको भेड़ बकरियों का या कुर्बानी जो लोग करते हैं, जिनको पता है, जिनको शौक है, उनको पता होगा कि भाई नस्ल के भी वैल्यू होती है, नस्ल के भी मार्केट, नस्ल के भी पैसे होते हैं। कोई जानवर अगर सेम साइज़ का भले हो, अगर उनकी नस्ल में भी फ़र्क हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू डिफरेंस कर रही होती है, तो इसीलिए वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। तो आपकी बात आपके पास ये आ गई, लेवल 2 हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब लेवल 3 के अंदर ये होता है कि भाई यहाँ पे जो मार्केट होती है या जहाँ पे जो प्राइस होती हैं वो अनऑब्जर्वेबल होते हैं। हमने इसके अंदर जो ऊपर चीज़ पढ़ी थी वो ऑब्जर्वेबल प्राइसेस थी, जो हम मार्केट से, फिर वो चाहे लेस एक्टिव मार्केट हो या एक्टिव मार्केट हो, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल प्राइस मार्केट से मिल जाती थी। अब यहाँ पे आ गई अनऑब्जर्वेबल प्राइस। यहाँ पे अब क्या होता है, मैनेजमेंट गैस, एक और वर्ड है, आप अनऑब्जर्वेबल कर लें या मैनेजमेंट गैस, कि जो एंटिटी है वो खुद अपने ही मैनेजमेंट गैस के बेसिस पे अपनी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते। इसके अंदर वही फाइनेंशियल फोरकास्ट कंसिडर किया जा रहा होता है और उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू पे हम प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट कर देते हैं। अब जाहिर है हमने लेवल 2 को हम बोल लेते कि भाई उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ गया, थोड़ा बहुत भी, लेकिन आ गया। अब लेवल 3 के अंदर तो पूरा ही मैनेजमेंट गैस है, पूरा ही फाइनेंशियल फोरकास्ट उनकी खुद की बनाई हुई चीज़ पे डिटरमाइन हो रही होगी फेयर वैल्यू। तो जब ऐसी कोई चीज़ है तो उसके अंदर तो बहुत हाई चांसेस होते हैं फ्रॉड के, मैनिपुलेशन के। इसके अंदर मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी, वही प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, जैसे कि कोई स्पेशलाइज या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है। अब जाहिर है कोई फैक्ट्री की तो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली तो मार्केट में होती ही बहुत, कभी वंस इन अ ब्लू मून हो गई एक दफ़ा, एक कभी ज़माने में फैक्ट्री की ट्रांजैक्शन हो गई, जाहिर है, लेकिन चांसेस ये कि भाई वो एक तो ना आइडेंटिकल होगी ना वो सिमिलर होगी, वो किसी और इंडस्ट्री की, किसी और सेक्टर की मार्केट या फैक्ट्री बिकी होगी, जाहिर है हम उसकी वैल्यू तो यूज़ ही नहीं कर सकते अपनी फैक्ट्री की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। इसीलिए मैनेजमेंट अपना जो भी उनका पोटेंशियल होता है कि भाई हमने जो फैक्ट्री सेटअप की हुई है उससे हम कितना कमाएंगे, फाइनेंशियल कितना हमें प्रॉफिटेबल, कितना प्रॉफिट हम आगे फ्यूचर के सालों में कमाएंगे, एक इसका एस्टिमेट करके उसको अपनी डिस्काउंट फैक्टर, मतलब जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कुछ भी चीज़ें यूज़ करके अपना जो भी रिस्क होता है उसको कंसिडर अंदर डिस्काउंटिंग के अंदर जो भी वो लेते हैं ना डिस्काउंट फैक्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होके जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी आप उसको अपनी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लें। तो इसके अंदर बहुत ही लेवल 3 के अंदर बहुत हाई रिस्क होता है मैनिपुलेशन या फ्रॉड का। अच्छा, अब कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं। अगर तो एंटिटी लेवल 3 यूज़ कर रही है तो आपको डिटेल डिस्क्लोजर्स देने की ज़रूरत है। सही है, जाहिर है अब इतना बड़ा इसके अंदर रिस्क होगा तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर है जब लेवल 3 के अंदर फाइनेंशियल फोरकास्ट यूज़ हो रहा है तो आपने कुछ अजम्पशंस ली होगी इस फाइनेंशियल फोरकास्ट को कि भाई हम कितनी सेल्स करेंगे, उसके पीछे क्या अजम्पशन है कि आपने क्यों डिसाइड किया कि हम जैसे कि हम 10 लाख यूनिट्स बेचेंगे, कुछ अजम्पशन पे ही यूज़ किया होगा ना। तो वो कहता है कि आपको जो आपने अजम्पशंस ली होगी उस फाइनेंशियल फोरकास्ट को डिटरमाइन करने के लिए आपको उसका भी डिस्क्लोजर, आपको वो अजम्पशन भी देनी पड़ेंगी। तो अजम्पशंस भी बतानी पड़ेंगी। इसी तरह आपको लेवल 3 जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करने पड़ेंगे। जिसने F9 पढ़ा है, जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, उसको उसका मतलब समझ, ज़ाहिर है आप लोग
SVR दे रहे तो सबको ही पता होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज़ है, तो वो उसके भी डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस की भी डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई एंटिटी अपना लेवल चेंज कर रही है, पहले उन्होंने समझे लेवल 1 या लेवल 2 यूज़ किया था और अब वो लेवल 3 यूज़ कर रहे थे, अगर आप लेवल चेंज भी कर रहे हैं तो आपको उसका डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये कुछ डिस्क्लोजर है जो आपको दिमाग में रखने होंगे कि ये डिस्क्लोजर हैं जो हमें देने पड़ेंगे। सही है। अब हमने चीज़ें तो पढ़ ली कि भाई फेयर वैल्यू हमें कौन से लेवल पे कब क्या डिटरमाइन करनी है। अब जाहिर है ये फेयर वैल्यू किसी मार्केट से ही आ रही होंगी। अब किसी मार्केट से आ रही होगी तो अब देखना है कि वो कौन सी मार्केट है, हमें कौन सी मार्केट डिसाइड करनी होगी फेयर वैल्यू निकालते हुए। विच मार्केट टू बी यूज। अच्छा, अब जो भी आप प्राइस रिसीव करेंगे जब आपने कोई एसेट बेचा हो, या आप पे करेंगे अगर आपने कोई अपनी लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर रही हो, वो डिफ़र कर सकती है लोकेशन टू लोकेशन, मार्केट टू मार्केट। हमारी मार्केट पाकिस्तानी मार्केट में उस कोई भी एक एसेट की पर्टिकुलर वैल्यू कुछ और हो सकती है और वही एसेट की वैल्यू किसी और मार्केट जैसे USA के अंदर कुछ और वैल्यू से, तो मार्केट का डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, वो वेरी कर सकती है। अच्छा, जो IFRS 13 कहता है कि भाई हमेशा जब भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो, हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी के हमेशा इस पे ही फोकस होना चाहिए कि हम जब भी अपनी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो वो प्रिंसिपल मार्केट पे बेस होनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब प्रिंसिपल मार्केट क्या है? प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है भाई? अब ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी ये है कि मतलब उस एसेट की जो आप बेच रहे हैं या कुछ लायबिलिटी जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हो, डेली बहुत लेवल, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट या ह्यूज लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन उस एसेट और उस लायबिलिटी की होती हो। अब जैसे कि हाँ, शेयर्स की बहुत ही हाई लेवल ऑफ रोज़ ट्रांजैक्शन, बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो वो हमेशा हमारा जो फोकस होना चाहिए व्हेन डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल मार्केट पे होना चाहिए, जिसका मतलब जहाँ पे बहुत ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी होती हो। तो जो भी एंटिटी कुछ बेच रहा हो वो हमेशा कोशिश करे कि भाई उसका प्रिंसिपल मार्केट पे एक्सेस हो जब भी वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो उस एसेट की या उस लायबिलिटी की। अच्छा, अब एक बात मैंने जब आपको ये कहा था कि कुछ एसेट या कुछ लायबिलिटी की वैल्यू डिफ़र कर सकती है क्योंकि डिफरेंस होता है लोकेशन का, तो इसका मतलब कोई भी सिमिलर एसेट के लिए या कोई भी एंटिटी के लिए जो उसके पास जो भी एसेट बेच रहा है, जो भी लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहा है उनकी वैल्यू डिफ़र हो सकती है और हर एंटिटी के लिए प्रिंसिपल मार्केट डिफ़र हो सकती है, वेरी कर सकती है। हमारे लिए कुछ और प्रिंसिपल मार्केट हो सकती है, किसी एंटिटी के लिए कोई और प्रिंसिपल मार्केट हो सकती है। एक बात तो हमने ये कर दी। अब प्रिंसिपल मार्केट तो हमने पढ़ लिया। अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल ना हो तो हम जाएंगे मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट की तरफ। अच्छा, अब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हम कब जाएंगे? जब हमारे पास प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल ना हो। मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट अब कौन सी मार्केट है? अब ये वो ऐसी मार्केट है जो कि मैक्सिमाइज करेगी, स्पेलिंग तक रॉन्ग हो रही है, जो कि मैक्सिमाइज करेगी आपके नेट अमाउंट को। कौन सी अमाउंट को?
नेट अमाउंट को जो कि आप रिसीव करेंगे बाय सेलिंग एन एसेट। सिमिलरली, और ऐसी मार्केट जो मिनिमाइज करे आपकी अमाउंट पे टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी। जाहिर है अगर आप लाइबिलिटी कम से कम अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा, और जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे कुछ एसेट बेचने में, वहीं हमारा बेनिफिट मैक्सिमाइज होगा। टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी। मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वो मार्केट है जो कि आपका नेट अमाउंट मैक्सिमाइज करे या तो आपका मिनिमाइज करे अगर आप तो कोई लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो। अच्छा, इस चीज़ के अंदर हमें एक जब हम मार्केट कंसिडर कर रहे हो मोस्ट एडवांटेजेस से, तो उसके अंदर ना कुछ ट्रांजैक्शंस कॉज आती हैं। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो आप कोई स्टेट एजेंट को आप हायर करते हैं। अगर आप कोई स्टेट एजेंट को हायर कर रहे हो तो आपको कुछ ब्रोकरेज फीस, आपकी कोई चीज़ बिकवा रहा है तो आपको एक कोई ब्रोकरेज फीस देनी होती है। हाँ, अब जाहिर है अगर आप कोई ब्रोकरेज फीस दे रहे होगे, आपके एसेट समझे 1000 रुपये का था, 10,000 रुपये का था, और उसकी जो कमीशन फीस थी वो 1% थी, तो एक 100 रुपये आ गया। सही है, तो आपके पास जो नेट बेनिफिट होगा वो 9,900 का होगा। ठीक है, ये नेट बेनिफिट है। तो हमें जब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट देख रहे हो तो जाहिर हम नेट अमाउंट को ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी फीस है या एक ऐसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो कि हमें नेट अमाउंट, जो हमारा नेट अमाउंट है वो मैक्सिमाइज जब हो रहा होगा, हमें वो नेट अमाउंट निकालने के लिए तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर करनी होगी। लेकिन जब हम मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट देख लेंगे या जब हम निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट अमाउंट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू निकालते हुए डिटरमाइन या कंसिडर नहीं होगी। मैं एक बार वापसी बोल देता हूँ। कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि कोई लीगल फीस है या कोई ब्रोकरेज फीस है, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी स्टेट एजेंट को 1% उस पर कमीशन दे दिया। ये फीस आपका बेनिफिट निकालने के लिए तो कंसिडर होगी जब जो कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट के अंदर आपका नेट अमाउंट जो बेनिफिट होगा वो निकालते वक्त तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर की जा रही होगी। लेकिन जब आपने मोस्ट एडवांटेजेस अमाउंट या जो भी बेनिफिट निकाल लिया, फिर फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगी। ये हमारी फेयर वैल्यू नहीं होगी, ये हमारा एक नेट अमाउंट बेनिफिट होगा, ये हमारी फेयर वैल्यू नहीं होगी। फेयर वैल्यू हमेशा बगैर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के निकलती है। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू निकालते वक्त कंसिडर नहीं की जा रही होगी। सिर्फ ये आपका नेट अमाउंट जो कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट के अंदर यूज़ होता है वो ही निकालने के लिए काम होगा। अब अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी फेयर वैल्यू के अंदर क्यों कंसिडर नहीं होता? वो इसलिए कंसिडर नहीं होता क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर एसेट बेच रहे हैं ना, तो वो अब आपने कोई एसेट अगर आप बेचने जा रहे हैं, ये एक मार्केट की प्रैक्टिस है कि भाई आपको ये कमीशन दे रहा है, वो उस एसेट से रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आपके एसेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक मार्केट प्रैक्टिस है। आपको कोई काम करके दे रहा है तो आपको कुछ फीस, लीगल फीस या ब्रोकरेज फीस देनी पड़ रही है, वो एक मार्केट की वजह से, या मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है, वो एसेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसलिए आपकी फेयर वैल्यू है ना वो एडजस्ट नहीं होती उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए, क्योंकि वो एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक हो रही होती है, एक मार्केट की प्रैक्टिस है कि भाई अगर आप घर बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आपको एक ब्रोकर को फीस देनी है, वो इसलिए एक मार्केट की कैरेक्टर, वो आपके एसेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि आपको किसी बंदे को वो एसेट लेना है। अब जाहिर अगर आप बगैर कोई स्टेट एजेंट को, जैसे कि आपने खुद ने ही घर बेच दिया किसी दूसरे बंदे को, कोई आपकी एजेंट फीस, कोई आपका ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आपको ये फीस इनकट नहीं हुई, इसलिए आपकी ये फेयर वैल्यू आपके एसेट को डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर नहीं हो रही। ये उससे आपके एसेट के साथ किसी तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ऐसी फीस, इसलिए फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाती। अब ये मैंने आपको समझा दिया, मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइक ब्रोकर फीस, लीगल फीस। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल प्ले रोल in deciding
which market is most advantageous, however fair value is not adjusted for transaction costs because they are characteristic of the market rather than the asset। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब मार्केट डिसाइड कर रहे होगे फेयर वैल्यू निकालने के लिए, हमेशा प्रिंसिपल मार्केट होनी चाहिए। प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हो। अगर प्रिंसिपल मार्केट हमें फौरी तौर पे फ़ौरन अवेलेबल नहीं है तो फिर हम मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में जाएंगे। अब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वो है जो आपका नेट अमाउंट मैक्सिमाइज करे या आपका अमाउंट मिनिमाइज करे अगर आप कोई लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो। एक और बात कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड होती है, लेकिन वो सिर्फ हम नेट अमाउंट हमारा निकालते हुए सिर्फ कंसिडर करेंगे, ना कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ताकि आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एन एसेट इज सोल्ड इन 2 different active market at different prices. An entity enters into a transaction in both market and can access, अब इधर लिखा हुआ है एन एंटिटी एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन इन बोथ मार्केट, दोनों मार्केट में उसने एंटर हो गई, ट्रांजैक्शंस कर रही है और कोई एक्सेस कर सकती है प्राइस को, जो भी वहाँ पे इन दोस मार्केट फॉर दैट एसेट एट द मेजरमेंट, जो भी प्राइस चल रही है उस मार्केट में उसको एक्सेस कर सकती है। सही है। एट द मेजरमेंट एज फॉलोज, मार्केट 1 के अंदर आपकी जो प्राइस चल रही है वो 26 चल रही है उस एसेट की, उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो चल रही है 3, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो चल रही है 2, जो नेट प्राइस है अब ये आपके पास आ गई। सिमिलरली मार्केट 2 के पास आपकी डिटेल आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इफ़ ए मार्केट 1 इज़ द प्रिंसिपल मार्केट। उसने खुद कह दिया है कि भाई मार्केट 1 इज़ द प्रिंसिपल मार्केट। हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्रिंसिपल मार्केट वो है जो कि मोस्ट विद द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो उसने कह दिया है खुद से कि भाई मार्केट 1 प्रिंसिपल मार्केट है। अब उसने पूछा कि भाई फेयर वैल्यू क्या होगी। अगर तो मार्केट 1 प्रिंसिपल मार्केट है तो जो हम डायरेक्टली उसकी फेयर वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब आप कुछ बोलेंगे भाई ये डायरेक्ट हम उठा के लिख देंगे कि भाई 26 की फेयर वैल्यू। अब जाहिर है अगर आप कोई भी सामान अपना फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन बेच रहे हैं, हाँ, वो भले 26 का बिकता हो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे जाके कुछ ट्रांसपोर्ट, अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन पे कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर्ड हो रही है तो वो आपका बेनिफिट का, आपकी वैल्यू मतलब आपकी प्राइस कम कर देगी उसको बेचने के लिए। तो आपकी प्राइस है 26 और जो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है, हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करते फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हुए, क्योंकि वो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एसेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो जो हमारी फेयर वैल्यू आएगी वो प्राइस, मार्केट जो भी प्राइस है उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो भी आपने इनकट की है वो निकाल के जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी फेयर वैल्यू, जो कि बन रही है $24। क्वेश्चन बी में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी इनमें से कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। इस क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि भाई इसमें से कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो अब इसमें से हमें देखना है कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट कौन सी है। अच्छा, अब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट के अंदर हमने क्या बोला था कि भाई हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कंसिडर करेंगे नेट अमाउंट निकालने की। अब इसने नेट प्राइस हमें दी हुई है, इसके अंदर दी हुई है 21 और इसके अंदर दी हुई है हमें 22। अब हमारा नेट अमाउंट कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है, वो हो रहा है मार्केट 2 के अंदर, जो कि है 22। नेट अमाउंट की बेसिस पे हम ये कह देंगे कि भाई मार्केट 2 हमारी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है, लेकिन ये 22 की अमाउंट
हमारी फेयर वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। हमने पढ़ा था कि भाई फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हुए हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं करते। तो इसमें से जब हम फेयर वैल्यू अब डिटरमाइन करेंगे वो होगी 25 माइनस 1, जो कि ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, सही है। जो आपकी वैल्यू आएगी वो 24 होगी, जो कि आपकी अब फेयर वैल्यू होगी। तो हम इसमें ये कह सकते हैं सॉरी मैंने क्या किया, ये 2 था, सॉरी ये 2 था, मैंने 1 ले लिया था। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी 2 थी 23। अच्छा, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि कोई भी मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तो हमने मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट पे हम गए, जो कि थी मार्केट 2। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उसने एक रोल ऐसे प्ले किया कि उसने हमें मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट फाइंड करने में हमारी हेल्प की, हमारी मदद की। बस उसका यही रोल था कि इसने हमें बता दिया कि भाई नेट अमाउंट जो है वो जिसका ज़्यादा है वो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है। लेकिन जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे हम, तो उसमें हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकॉर्पोरेट की, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है, वो एसेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम एसेट बेचने के लिए इनकट कर रहे हैं, ना कि वो उसका क्या कहते हैं, मतलब वो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एसेट को हुए बेचने के लिए, एसेट ही किसी को आगे बेचने के लिए वो इनकट हो रही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यूजुअली जैसे कि लीगल फीस, ब्रोकर फीस जो भी होती है वो एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। एक ये सवाल हो गया आपका। अच्छा, अब कुछ चीज़ें, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जो कि रिलेट करता है फाइनेंशियल नॉन। अब जो कि हम अभी तक चीज़ें पढ़ रहे थे वो यूजुअली होता है कि हम नॉन फाइनेंशियल के अंदर सॉरी, अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कि अभी हम लेवल 1 लेवल 2 ये सब देख रहे थे। लेवल 1 के अंदर शेयर्स आ गए, इसी तरह के थे। फाइनेंशियल एसेट वो होते हैं जिनके पास, अच्छा आप लोगों ने अभी IFRS 9 मेरे साथ नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं होगा फाइनेंशियल एसेट नहीं होते क्या होते हैं। जैसे कि शेयर्स, कोई हमारे हमने कोई चीज़ क्रेडिट पे बेची, रिसीवेबल्स हो गए हमारे, तो ये भी रिसीवेबल्स हो गए, कुछ शेयर्स हो गए। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं ना, ये फाइनेंशियल एसेट कहलाई जा रही थी, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा IFRS 9 स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें जाके पढ़ेंगे। फॉर दिस स्टैंडर्ड IFRS 13 हमें तो इतना पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसमें जैसे कि हमारे पास राइट है किसी से कैश रिसीव करने का, जैसे कि रिसीवेबल्स हो गए, कुछ शेयर्स हो गए। बस हमारे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल से चीज़ें समझ आ गई। इसी तरह नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, ये हमारे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए फेयर वैल्यू फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं। IFRS 13 कहता है कि इन चीज़ों की फेयर वैल्यू जब भी हम निकाल रहे हों, दैट इज़ फेयर वैल्यू ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, fair value of a non-financial asset should be based on its highest and best use। सही है। अब इसकी एक एग्जांपल है, हमारे पास एक डिफेंस के अंदर एक प्लॉट है, सही है, 1000 गज का ये प्लॉट है। हम इस पे क्या कर रहे हैं भाई, हम इस पे फार्मिंग कर रहे हैं, हमने इस पे मुर्गियाँ पाली हुई हैं। अब मुर्गियों से जो अंडे आ रहे हैं वो हमारा बेनिफिट होता है, हम इस पे सिर्फ पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है हमने, कि 1000 गज के कमर्शियल प्लॉट पे हमने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। उससे जो अंडे आते हैं या गोश्त जो भी बिकता है उससे जो हमारा बेनिफिट होता है बस वो हम काम करते हैं। लेकिन इस पे सामने ही एक और ऐसा ही 1000 गज के प्लॉट पे अगर हम बिल्डिंग बना दें, कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दे, उस अभी ऐसी बिल्डिंग बना दे, तो हमें इससे ज़्यादा फायदा होगा। अब ये हाईएस्ट भी होगा
और उसका बेस्ट यूज़ भी अगर हम बेनिफिट बना दें, इस पर एक बिल्डिंग बना दें, तो उससे हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसी प्लॉट पे। तो जाहिर है अगर आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो दिमाग में यही रखेगा कि भाई मैं इस पर पोल्ट्री फार्म खोलूँगा या बिल्डिंग बनाऊँगा। अब जाहिर है किसी और का सामने वाली पार्टी को बेचेंगे तो जब वो खरीद रहा होगा वो इस नीयत से ही खरीदेगा ना कि मुझे इससे मैक्सिमम यूज़ हो। ये थोड़ी बोलेगा कि भाई भले तू नुकसान में है, मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं फिर भी खरीद रहा हूँ। कोई अनोखा ही होगा, कोई बोलेगा भले मुझे इससे फिर फ़ायदा ना हो, मैं इसलिए खरीद रहा हूँ। जब भी आप कोई भी अपनी चीज़ बेचने जाएंगे तो सामने वाला भी ये देख रहा होगा कि मुझे इससे कितना मैक्सिमम, कितना हाईएस्ट, कितना बेस्ट यूज़, हम इस एसेट से कितना हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ निकाल सकते हैं। तो IFRS 13 कहता है कि जब भी हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो नॉन फाइनेंशियल एसेट की, इट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। चाहे हम उस पर वो काम कर रहे हो या नहीं, लेकिन हमारी वैल्यू हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज पे होना चाहिए। अच्छा, अब मैं एग्जांपल है, जैसे कि अब ये लैंड है, हम जिस पे पोल्ट्री फार्म या जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं इस लैंड पे, हमें इसकी वैल्यू टोटल बेनिफिट के साथ अभी ये 23 है, सही है। और इसी तरह अगर हम इस पे सिर्फ लैंड की वैल्यू 20 है और इस बिल्डिंग की वैल्यू 5 है, सही है, तो ये टोटल जो वैल्यू बन रही है 25। अब जो हाईएस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूज़ है वो ये है 25 का। अच्छा, अब हमें इस बिल्डिंग को बनाने में जो कॉस्ट इनकर्ड होगी, जैसे कि अगर कोई 1 मिलियन है, इस तरीके की समथिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही, तो ये भी कंसिडर होगी व्हेन डिटरमाइनिंग इट्स फेयर वैल्यू। तो हमेशा हमारी जो नीयत, जो हमारा फोकस या हमारा जो एम होना चाहिए व्हेन डिसाइडिंग द फेयर वैल्यू फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट, इट शुड बी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। अच्छा, IFRS 13 कहता है कि जो भी करंट यूज है आपके एसेट का, जो भी करंट यूज है आपके एसेट का, दैट इज द करंट यूज ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, वो अज्यूम हो सकता है टू बी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, लेकिन अगर कोई एविडेंस एग्जिस्ट ना करता हो, अनलेस एविडेंस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्रे, मतलब जो हमने भी एक पीछे एग्जाम्पल पढ़ी एक लैंड की जिसपे हम पोल्ट्री फार्म, हम अपना जो भी पोल्ट्री का काम कर रहे थे, अगर तो ये जैसे कि लैंड पे आप हाथ रख ले, इस स्क्रीन पे हाथ रख ले, अगर ये लैंड बिल्डिंग बनाने का ऑप्शन पॉसिबल ना होता, मतलब इजाज़त ही नहीं होती इस एरिया के अंदर आप बिल्डिंग ये बना सकते हो, तो सिर्फ हमारे दिमाग में हाँ ये हो सकता है कि भाई हाँ इस पर सिर्फ घर बन सकता था 1000 गज का, उससे बेहतर हम इस पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं हमें। तो हम ये समझ सकते थे, अगर ये पॉसिबल, अगर हम आप हाथ रख लेगा कि भाई अगर ये एग्जिस्ट ना करता तो हम ये एज्यूम कर सकते थे कि जो हम काम कर रहे हैं वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ का ही काम कर रहे हैं। अगर ये सामने बिल्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब एक एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि भाई ये भी बन सकता है, तो फिर हमें अपनी फेयर वैल्यू की डिटरमाइन करनी पड़ेगी, अपना ओपिनियन, अपना लैंड की वैल्यू हमें अब जाके डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि भाई जो मार्केट में अब क्या उस लैंड की वैल्यू चल रही है। एक बात आपकी ये आ गई, तो जो हमारा फोकस है IFRS 13 का नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए वो ये है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इज द यूज that a market participant would adopt in order to maximize value
मार्केट पार्टिसिपेंट और मैक्सिमम, हमने यही पढ़ा ना पीछे कि भाई हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ हमेशा मार्केट पार्टिसिपेंट, सामने वाली पार्टी क्या सोचती है कि वो उस एसेट को लेके क्या बेनिफिट, सबसे ज़्यादा क्या हाईएस्ट उसका बेस्ट यूज़ निकालेगी, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से उसको मोस्ट बेनिफिट होगा उस एसेट से। तो हमेशा IFRS 13 हमें कहता है कि उस चीज़ पे फोकस करो जो सामने वाली पार्टी उस एसेट का हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ क्या कर सकती है, हमारी नज़र उस पर होनी चाहिए। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है, अगर तो हम अब बिल्डर के तौर पे तो उसकी मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो बिल्डिंग बना के कर सकता था। तो हम अगर सिर्फ ये सोच रहे होते कि भाई इस लैंड पे सिर्फ पोल्ट्री फार्म ही बन सकता है, तो मतलब हम मार्केट पार्टिसिपेंट, हम सामने वाले का दिमाग नहीं पढ़ रहे थे, सामने वाले का दिल के हाल या उसका जो एक आइडिया है उसके दिमाग में जो बात है या जो भी उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ वो कर सकता था, हम उसको नहीं सोच रहे थे। इसीलिए IFRS 13 कहता है कि भाई सामने वाला जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, हमें उसकी नज़र से सोचना है कि हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। हमारी नज़र से था कि भाई 23 का ज़्यादा हाईएस्ट बेनिफिट है और बिल्डर की नज़र में 24 का, मतलब 25 - 1 का हाईएस्ट बेनिफिट है। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए व्हेन डिटरमाइनिंग आवर फेयर वैल्यू। एक लास्ट बात जो इसके अंदर आती है, अब हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ बनाने के लिए, जैसे कि अगर हम पोल्ट्री फार्म का काम तो कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म का अगर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि भाई मार्केट पार्टिसिपेंट इस पर बिल्डिंग बनाएगा, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी लैंड पे वो फिज़िकली पॉसिबल है कि नहीं, कि हमारी प्लॉट पे वो बिल्डिंग बन सकती है कि नहीं, हमारे प्लॉट पे इजाज़त है कि नहीं, मतलब हमारा प्लॉट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। क्योंकि अगर रेजिडेंशियल प्लॉट होगा तो उस पर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त हमें नहीं मिलेगी, अगर कमर्शियल होगा तो ही मिलेगी। इसी तरह वो फाइनेंशियल फीसिबल होगा हमारे लिए कि नहीं, कि भाई हमारे पास अगर हम इसको बिल्डिंग बनाने बैठे तो हमारी जो कॉस्ट इनकट होगी उससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे ज़्यादा हमारा बेनिफिट होगा उस कॉस्ट से या नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें डिटरमाइन करनी होगी व्हेन टेकिंग इनटू अकाउंट द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ योर एसेट, और जो भी चीज़ है आपके पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज शुड टेक इनटू अकाउंट uses that are, अच्छा जो मैंने क्या बताया भाई, पहला फिज़िकली पॉसिबल है कि नहीं, हमारे प्लॉट पे वो बिल्डिंग बन सकती है कि नहीं, इतनी अच्छी हमारी लैंड है कि नहीं। फिर वो लीगली परमिसिबल है कि नहीं। और तीसरी चीज़, जाहिर है कोई बेनिफिट मिलेगा तो बनाएंगे ना, नुकसान में तो कोई चीज़ नहीं बनाएंगे, इसलिए फाइनेंशियली फीसिबल है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक और लास्ट बात जो है कि भाई कुछ क्वेश्चंस में होता है कि भाई उसने कहा है, हमने कुछ बेनिफिट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, सही है, सामने वाले ने ही उस पर बिल्डिंग बना दी, उसने लीगल जाके परमिशन ली, स्टे और मतलब कोर्ट से या जो भी, उसने लीगल जाके परमिशन ली। अगर हम बनाने जाए, हमें वो बोल रहा है कि अभी वो क्या कहते हैं, अभी कुछ 6 महीने तक इजाज़त नहीं मिल रही, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं हुई, लेकिन लीगली परमिसिबल है क्योंकि सामने वाले ने बनाई, उसने जाके लीगली अप्रूव करा लिया है क्योंकि वो परमिसिबल था। डॉक्यूमेंट्स ये नहीं कि भाई हम ये बोलेंगे कि भाई क्योंकि हमने जाके कोई वो कागजात नहीं बनवाए बनाने के लिए और जाके अपने कंस्ट्रक्शन प्लान मैप बिल्डिंग का जाके जमा नहीं करवाया है तो हमारा नक्शा अभी पास, जाहिर है जब कोई चीज़ अभी शुरू ही नहीं की तो पास कोई क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट से जाके फॉर्म बनवाने नहीं बैठेंगे। जब हमने तो अभी डिसाइड किया कि हम इस पर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जब बनाने बैठेंगे तो उसके जो मैप्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जाके सबमिट करेंगे, जो भी कोर्ट है या जो भी आपकी जहाँ नक्शे वक्शे जो भी हमारे जैसे कि SBC होता है कराची के अंदर, तो हम वो देखेंगे, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो फिर वो लीगली अप्रूव हो जाएगा।
लेकिन लीगली परमिसिबल है, इजाज़त है, अब उसको अप्रूव कराने जाना है, दोनों अलग बात है। लीगली परमिसिबल होना एक अलग बात है और लीगली अप्रूव होना वो एक अलग बात है। सो IFRS 13 यह कहता है कि अ यूज कैन बी लीगली permissible even if it is not legally अप्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, अगर वो अलाउड है, परमिसिबल है, तो बात ख़त्म हो गई। फिर वो जब हम कुछ बनाने बैठेंगे, फिर जाके उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो अप्रूव करा लेंगे, वो एक अलग बात है, एक अलग केस है, एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। जो हमारा IFRS 13 था वो यहाँ पे आके इख्तिताम होता है, यहाँ पे आके ख़त्म, दी एंड होता है। एक क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड एक तरीके से पक्का हो जाए। अच्छा, बकलावा हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज़ मेजर एट फेयर वैल्यू। दिस प्रॉपर्टी इज़ रेंटेड आउट ऑन अ शॉर्ट टर्म लीज, ठीक है, इसने रेंट पे दी हुई है, अपनी जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो इसने रेंट पे दे दी है, सही है। अब इसने क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स विश टू फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी बाय एस्टिमेटिंग the director wish to fair value the property by estimating the present value of the net cash flow that the property will generate to बकलावा। ये बोल रहा है कि भाई जो हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, अगर ये हमें 10 साल में जो कैश फ्लो जो हमें रेंट देगा उसको आज जो टोटल अमाउंट बनती है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है। ये चाह रहा है, ये जो डायरेक्टर है इसकी ख्वाहिश है कि भाई ऐसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दें, जो कि रेंट के जो भी हम जितने सालों में कमाएंगे उसको आज डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू में करके। लेकिन दे आर्ग्यू दैट, अच्छा अब ये कहते हैं कि दे आर्ग्यू दैट दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट द वे इन विच द बिल्डिंग विल जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बकलावा। ये इनकी ख्वाहिश है, ये इनका नज़रिया है कि भाई इससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब इधर क्या लिखा है, दिस द बिल्डिंग इज यूनिक ऑल्दो देयर हैव बीन मैनी सेल्स ऑफ सिमिलर बिल्डिंग्स इन द लोकल एरिया। आप अपना दिमाग लड़ाएंगे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी लेवल 3, जिसमें कहते हैं कि भाई अगर लेवल 1 लेवल 2 में नहीं है, वो अनऑब्जर्वेबल है, मैनेजमेंट गैस है, क्योंकि इसके अंदर ही मैनेजमेंट गैस है, उनकी खुद की ख्वाहिश है, उनके अंदर की दिल की अलग ही बातें निकल के आ रही हैं कि भाई वो खुद कह रहे हैं कि बस ये जो है जैसी बिल्डिंग यूज़ हो रही है वो ही हाईएस्ट पॉसिबल जनरेट करेगा, जो भी इसके बेनिफिट्स है वो इसी से सबसे ज़्यादा आएंगे, जो उनका नज़रिया, उनकी ख्वाहिश है। अब वो जान पूछ के लेवल 3 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से इंटेंशनली या एथिकली वो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कुछ परफॉर्मेंस अपनी, या कुछ अगर ये किसी कंपनी का एसेट है, ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हाई वैल्यू पे शो करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द लेवल 3, क्योंकि उसको ज़्यादा बेनिफिट, उससे ज़्यादा वैल्यू उनकी प्रॉपर्टी की आ रही होगी, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट हो जाएगी। लेकिन जब लेवल 2, ये लेवल 2 अवेलेबल है, उस तरीके की सिमिलर एसेट की अगर ट्रांजैक्शंस हो रही है उस लोकल एरिया में, अगर वैसे ही सिमिलर बिल्डिंग अगर बिक रही है, मतलब तो हमारे पास एक वैल्यू अवेलेबल है सिमिलर एसेट की, जो कि लेवल 2 सिमिलर एसेट की एक्टिव मार्केट के अंदर वैल्यू अवेलेबल है, अगर ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है, तो जो वैल्यू ये लेवल 2 में आ रही होगी कुछ एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि ये बिल्डिंग यूनिक है, और दूसरी बात अगर कोई लोकेशन वेरी हो रही होगी, मतलब कोई अगर ये बिल्डिंग PCHS में लोकेटेड है और दूसरी क्या कहते हैं डिफेंस की बिल्डिंग है, अगर हमारी डिफेंस की बिल्डिंग है वो यूनिक है और इसी तरह की बिल्डिंग PCHS में बिक रही है, तो ज़ाहिर है लोकेशन की कुछ वेरिएशन आ रही होगी, तो वो एक तो उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, और अपनी बिल्डिंग की अगर कोई यूनिकनेस है जो उसने बोला उसकी एडजस्टमेंट करके जो वैल्यू बन रही होगी हम वो वैल्यू कंसिडर करेंगे फेयर वैल्यू, ना कि जो कि हमें बेनिफिट मिलेंगे उसको रेंट आउट करने के लिए अगले 10 साल या जो भी जितने भी सालों के लिए। तो हम जो अपना आंसर या जो भी हमारी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल 2 इनकॉर्पोरेटिंग
द यूनिकनेस ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द लोकेशन। अगर कोई लोकेशन के वेरिएंस है, कुछ लोकेशन का फ़र्क आ रहा है, तो वो भी उस वैल्यू के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन लेवल 3 हर केस पे हम नहीं लेंगे क्योंकि लेवल 2 अवेलेबल है। IFRS 13 कहता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल 1 होनी चाहिए। अगर लेवल 1 अवेलेबल नहीं है तो लेवल 2 पे जाएंगे। अगर लेवल 1 लेवल 2 दोनों अवेलेबल नहीं है तो ही लेवल 3 पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर लेवल 2 अवेलेबल है। सिमिलर ट्रांजैक्शन मार्केट में हो रही है, सिमिलर एसेट की ट्रांजैक्शन मार्केट में हो रही है, तो हम बस लेवल 2 ही कंसिडर करेंगे, लेवल 3 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा IFRS 13 ख़त्म होता है। ये आज इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि अब कुछ भी आगे स्टैंडर्ड जब भी आप कभी पढ़ें, IAS 16 हो, 38 हो, 40 हो, IFRS 3 बिजनेस कम्बाइनेशन, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जब भी अब आपको फेयर वैल्यू निकालने का बोला जाए, आपको कहे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की फेयर वैल्यू कैसे निकलती है।